आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाति उत्पत्ति के भ्रम जाल को समझते हैं। जाति कब बना और क्यों बना और किसने बनाया, जाति के पूरे जड़ को समझते हैं। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, जितना लोगों को हो सके उतना लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारत में जातियों के नामकरण से संबंधित जितने भी किताबें लिखी गई है वो अज्ञात काल यानी तथाकथित वैदिक काल की सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। ये साहित्य आज से 150 से 200 वर्षों पूर्व पुस्तक के रूप में लिखा गया था। जातिगत लेखक अपनी पुस्तकों की शुरुआत प्रायः इसी साहित्य के आधार पर करते हैं। जातियों का इतिहास लिखने वाले लेखक सृष्टि निर्माण काल, रामायण काल, महाभारत काल से जाति की उत्पत्ति शुरू करते हुए सीधे मुगल काल, मध्यकाल या अंग्रेजी काल, आधुनिक काल में पहुंच जाते हैं और अपनी जाति का इतिहास लिखना शुरू कर देते हैं। लेखकगण बीच के प्राचीन ज्ञात काल को न जाने क्यों छोड़ देते हैं, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्ञात काल का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ज्ञात काल 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व के बाद के काल से ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रामाणिक और पुख्ता जानकारी मिलती है। उल्लेखनीय यह है कि ज्ञात काल के प्रामाणिक और पुख्ता अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि अज्ञात काल रामायण महाभारत काल के समय का किसी भी प्रकार का अवशेष या प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है और ना ही उसकी कोई पुष्टि हुई है। अद्यापि कुछ लोग प्राचीन काल के कुछ अवशेषों को जबरदस्ती रामायण महाभारत काल से जोड़ते हैं, लेकिन ये उनका अंधविश्वास और अड़ियलपन मात्र है और कुछ नहीं। आप स्वयं भी ज्ञात काल को देख और समझ सकते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण से ज्ञात काल ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। प्रथम ज्ञात काल का समय पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का ज्ञात काल है। पुरातात्विक विभाग के पास इस काल के खुदाई में मिले काफी अवशेष मौजूद है, जिसमें मानव सभ्यता के विकसित होने का काफी पुख्ता सबूत मिलता है। परंतु उस काल के लोग कौन सी जाति व्यवस्था को मानते थे या कौन सी धर्म संस्कृति को मानते थे या कौन सी लिपि और भाषा को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाते थे या देखने में कैसे थे, यदि तथ्य आज तक किसी भी पुरातत्व विज्ञानी अथवा पुरातात्विक विशेषज्ञों को सही पता नहीं चल पाया है। केवल अनुमान के आधार पर विभिन्न इतिहासकार अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। सवाल उठता है कि फिर जाति की उत्पत्ति का इतिहास लिखने वाले लेखकगण कैसे ज्ञात कर लिए कि उनकी जाति की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। दूसरी ज्ञात काल की सभ्यता ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईस्वी सन तक यानी 600 वर्षों का समय है, जिसे बौद्धिक सभ्यता यानी बुद्ध काल की सभ्यता भी कहते हैं। इस काल में कौन से लोग थे या उनकी धर्म संस्कृति क्या थी या उनकी लिपि और भाषा क्या थी, ये उनका नाम क्या था या उन सभी के साम्राज्यों का नाम क्या था, अथवा उनके साम्राज्य में लोग कैसे रहते थे आदि की समस्त जानकारी पुरातात्विक विशेषज्ञों और इतिहासकारों को है। लेकिन इन सब की जाति क्या थी, इसकी प्रामाणिक जानकारी या साक्ष्य बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इस काल के लगभग हर सम्राट का शिलापट मौजूद है, जिस पर किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। सबसे पहला ज्ञात सम्राट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का हर्यक वंश का सम्राट बिंबिसार है। उसके बाद क्रमशः शिशुनाग वंश के सम्राट, बैक्ट्रियाई शासक, यूनानी शासक जो भारत में बस गए थे, मिनांडर, शक और कुषाण वंश के राजाओं का शासन रहा है। इस सभी सम्राटों के समय बुद्ध की धर्म संस्कृति काफी उत्कर्ष पर थी और लिपि ब्राह्मी और भाषा प्रकृति पालिका थी। इन सभी का साक्ष्य और प्रमाण शिलापट के रूप में हर तरफ प्रचुर मात्रा में मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था या वन व्यवस्था की चर्चा का प्रमाण इन पुरातात्विक अवशेषों में कहीं नहीं मिलता है। तीसरी ज्ञात सभ्यता का काल
ईस्वी सन 1 से लेकर ईसा की 8वीं शताब्दी तक था। इस सभ्यता को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य सम्राटों में कुषाण वंश के कनिष्क, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वर्धन वंश के हर्षवर्धन और पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल और धम्मपाल का नाम आता है। इसके काल में भी लिपि ब्राह्मी और भाषा प्रकृति पाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही धम्म संस्कृति में बुद्ध का अवशेष उपस्थित है, परंतु इस काल में भी जाति और वर्ण की बनावट कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 ईस्वी से 450 ईस्वी थी, जिसमें देश विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते थे। उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण वर्णन नालंदा के अवशेषों में समाहित है, जिसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं मिलती है। 8वीं सदी उपरांत ही पाल वंश के शासक धम्मपाल 750 ईस्वी से 810 ईस्वी के बाद से भारत में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इसी कालखंड से भारत की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, उपासना और वर्ण जाति में एक नयापन मिलना शुरू हो जाता है। 8वीं सदी के बाद से ही भारत की सभ्यता में वर्ण और जाति व्यवस्था के क्षेत्र में पहला बदलाव प्रामाणिक तौर पर राजपूत राजाओं की उत्पत्ति के साथ ही मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ हिंदू व्यवस्था के तहत धार्मिक मंदिरों के निर्माण और स्थापना का काल भी यहीं से शुरू हो जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस समय राजस्थान में राज्य करने वाले कुछ राजपूत परिवारों का उद्भव सूर्यवंशी राम और चंद्रवंशी कृष्णा से हुआ था। इसका कारण यह है कि उस समय के सम्राटों के यहाँ रहने वाले ब्राह्मण भट्ट दरबारी अपने लाभ और प्रभुसत्ता को बनाए रखने हेतु अपने अपने सम्राटों का बढ़ा चढ़ाकर चरित्र चित्रण किया करते थे। इन दरबारियों ने अपने ग्रंथों में उन राजाओं की वीरता का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है और राजाओं की वंशावली को काल्पनिक ग्रंथों में वर्णित देवतानुमा पात्रों से जोड़कर दर्शाया गया है। इसके पूर्व उपलब्ध किसी भी अभिलेख में राजपूतों की चर्चा नहीं मिलती है। लिपि व भाषा के तौर पर देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा की पांडुलिपि भी इसी समय से मिलना शुरू हुआ। प्रथम शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों दिशाओं में अवशिष्ट पीठ के माध्यम से वन आधारित मनु की सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का समय भी यही था, यानी इसी समय से ब्राह्मण और क्षत्रिय राजपूत का मिलना शुरू हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो छोटे छोटे सामंती राजाओं को राजपूत जाति में बदलने का ब्राह्मणी कुचक्र आरंभ हो गया था। 8वीं सदी के बाद भारतीय परिवेश में वन आधारित सामाजिक परिवर्तन जोर पकड़ने लगा था। ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत क्षत्रिय राजाओं का छोटे छोटे सामंती राजाओं में स्थापित होना शुरू हो गया, या दूसरी शब्दों में कहे तो छोटे छोटे सामंती राजाओं को राजपूत जाति में बदलने का ब्राह्मणी कुचक्र आरंभ हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अंत हो गया तथा देश कमजोर होने लगा और तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी लुटेरे के आने के सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी समय से भारत की सभ्यता में जातियों एवं उपजातियों के प्रादुर्भाव या उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी के बाद का काल ही भारत में संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था, वन व्यवस्था, जाति व्यवस्था और पूर्व की बौद्धिक व्यवस्था को कुचलने हेतु मीमांसा स्कूल और शंकराचार्य पीठ की स्थापना का काल रहा था। 11वीं और 12वीं शताब्दी आते आते भारतीय ब्राह्मण काल और राजपूत शासक के काल में वन आधारित और जाति आधारित व्यवस्था के चरमोत्कर्ष के कारण भारतीय सामाजिकता चरमरा गई थी। ये बात उस समय के देशी विदेशी सभी लेखकों की बातों में लंबी दास्तान के रूप में मिलती है कि उस समय के सभी राजाओं के सैनिक छावनी में हर जाति के लिए खाने की व्यवस्था अलग अलग होती थी। भारतीय राजपूत शासक एक दूसरे को नीचा दिखाने हेतु विदेशी तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों से मदद लेना शुरू कर चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप
13वीं सदी के आरंभ से ही तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में अपने पैर जमा लिए और क्रमशः भारत में भारतीय राजपूतों की सत्ता व्यवस्था तुर्क मुस्लिम शासकों के स्थान पर मुगलों मध्य एशिया के मुस्लिमों की एक प्रजाति के अधीन हो गई। 15वीं-16वीं सदी में भारतीय समाज ब्राह्मणी वन व्यवस्था के अंतर्गत जातियों के मकड़ जाल में फंसकर पूरी तरह से बिखर गया था। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इसी समय बहुत सारे समाज सुधारक आगे आए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने रक्षक क्षेत्रीय शासकों के साथ मिलकर कठोर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए कबीर आदि संतों के सामाजिक सुधार आंदोलन को दबाने का काम किया। फिर भी समाज सुधारक संतगण उस ब्राह्मणी वन और जाति व्यवस्था से इतना ज्यादा दुखी थे कि अपने समाज सुधार आंदोलन को उनके बलपूर्वक रोकने के बावजूद नहीं रुके और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते गए। वन व्यवस्था के तहत निम्न जातियों के समाज सुधारकों द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार आंदोलन का असर खत्म करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि ये समाज सुधारक लोग संत हैं और इन्हें ब्राह्मणी धर्म के अनुसार अपना मार्ग चुना है, इसलिए इनका समाज में मान सम्मान बढ़ा है। आप लोग भी अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो हिंदू धर्मानुसार कार्य करें। उस बढ़ते हुए समाज सुधार आंदोलन को रोकने हेतु ब्राह्मण ने उनके समाज सुधार कार्यक्रम को धर्म से जोड़कर भक्ति आंदोलन या संत आंदोलन नाम दे दिया गया। ब्राह्मणों ने लोगों के बीच इस बात को काफी प्रसारित भी किया ताकि बहुजन लोग अपनी अपनी जातियों के अंदर ब्राह्मणों के विषमतामूलक धार्मिक व्यवस्था के उत्थान हेतु धार्मिक आंदोलन चलाते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज के अन्य लोग ब्राह्मणों के फंसाए गए अंधविश्वास और असमान जाति बंधन में बनते चले गए। मुगल कालीन 1526 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक भारतीय व्यवस्था में सारी जातियों के वन आधारित विभाजन का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण, राजा राजपूत, क्षत्रिय वर्ण, व्यापारी, वैश्य वर्ण, कृषक, पशुपालक, अन्य पेशागत समुदाय, सछूत शूद्र, मजदूर, अछूत शूद्र। मुस्लिम शासकों के काल 1206 ईस्वी के बाद में जब भारतीय हिंदू समाज पर जजिया टैक्स लगा तब ब्राह्मण वर्ण के लोग उस जजिया टैक्स के दायरे से बाहर हो लिए थे। दरअसल जजिया टैक्स का मूल उद्देश्य था कि जो कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है तो उसे वह इस्लाम धर्म का दुश्मन समझा जाएगा और इस कारण वो व्यक्ति मुस्लिम सम्राटों को टैक्स देगा। मुगलों मुस्लिम शासकों की एक प्रजाति के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने मुगल से मिलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र किया। हालांकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया या नहीं इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये मुगलों के बनाए जाल जजिया टैक्स से मुक्त हो गए थे। दूसरा प्रमुख वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, जिसमें उस समय के भारतीय राजा या राजपूत लोग आते थे। कुछ राजा राजपूत मुगलों की शर्तों को नहीं मानकर जंगलों में पलायन कर गए और आज की कुछ घुमतू जाति बन गए। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए, जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिया। वर्ण व्यवस्था की पायदान में तीसरे पायदान पर रखे गए वैश्य और अंतिम पायदान पर रखे गए सछूत शूद्र और अछूत शूद्र लोग ही उस जजिया टैक्स के भुक्तभोगी थे और अंत तक भुक्तभोगी ही रहे, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाते हुए उस झूठी ब्राह्मणी व्यवस्था और संस्कृति को बचाए रखा। यानी कि इन सछूत शूद्र और अछूत शूद्र के अंदर गुलामी करने की गहरी प्रवृत्ति ब्राह्मणों ने 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के काल में जबरदस्ती बिठा दी थी। भारतीय शासन व्यवस्था में मुगलों की सत्ता कमजोर हो जाने के बाद 1764 ईस्वी के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया और ब्राह्मण वर्ग मुगलों के साथ छोड़कर अंग्रेजों के साथ हो लिया। साथ ही फिर से ब्राह्मण वर्ग ने इन सछूतों और अछूतों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। 1872 ईस्वी में ब्राह्मण की कुटिल चाल का पहला परिणाम ये दिखाई देता है कि भारत में अंग्रेजी सरकार से मिलकर
अपनी उस काल्पनिक वर्ण व्यवस्था को सत्यापित और स्थापित करवाने के लिए भारत की जनगणना करवाता है, जिसमें ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण वर्ण, रियासतदार और जमींदार को क्षत्रिय वर्ण, व्यापारी वर्ग को वैश्य वर्ण, कृषक, मजदूर, कर्मी, पशुपालक, सेवक, कर्मकार को सछूत शूद्र वर्ण और परित्यक्त मजदूर, सफाई कर्मकार को अछूत शूद्र वर्ण में गिनती करवाकर पुरानी काल्पनिक व्यवस्था को सत्यापित और स्थापित करा दिया। ब्राह्मणी व्यवस्था का परचम लहराते हुए ब्राह्मणों ने अंग्रेज से मिलकर 1931 ईस्वी को जनगणना में प्रत्यक्ष प्रदेश में भाषा और क्षेत्र के आधार पर भारत के बहुजन समाज को लगभग 6743 जातियों में विभक्त करते हुए इन लोगों को एक नई खंडित जाति का प्रमाण पत्र भी दे दिया। भारतीय समाज में 19वीं के बाद कुछ ऐसे विद्वान लेखक भी हुए जिन्होंने अपनी विद्वता और परिकल्पना का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी जाति की उत्पत्ति से संबंधित अनेक किताब लिखी। अब आपको ध्यान देना है कि लेखकगण अपनी पुस्तकों में उस काल्पनिक युग को वैदिक युग, राम युग, महाभारत युग, कौरव युग, कश्यप युग, वशिष्ठ युग, विश्वामित्र युग, अश्वत्थामा युग या अन्य कई प्रकार के नामों से सुशोभित युगों की चर्चा करते हैं। इन सब युगों का समय, भाषा, लिपि, धर्म का ज्ञान कहाँ और कब था ये कोई नहीं बताता। इसके अतिरिक्त इन सब के बाद और हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता तक के बीच के समय में कौन सी सभ्यता, संस्कृति, लोग और जातियां थी, इस पर भी सब खामोश रह जाते हैं। अगर इतनी ही अधिक जानकारी आपके पास है या थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में कौन सी भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति, धर्म और जातियां थी, ये बताने में भी लोग चुप हो जाते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की व्यवस्था के बाद के ज्ञात काल यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी सन के आरंभ तक क्या किसी प्रकार के वर्ण या जाति व्यवस्था का कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? उल्लेखनीय यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और ईस्वी सन के प्रारंभ के बीच का समय यानी 600 वर्षों के ज्ञात काल का समय बुद्ध का समय रहा है, जिसमें भाषा के प्रमाण के रूप में प्राकृतिक पाली भाषा के शिलालेख हमारे सामने मौजूद है। इसमें बुद्ध के अनुयायी के रूप में सम्राट बिंबिसार और सम्राट अशोक काफी लोकप्रिय हैं। इस ज्ञात काल के सभी सम्राटों की भाषा और लिपि, धर्म, संस्कृति का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है, जिसमें कहीं भी ब्राह्मण वर्ण या जाति की चर्चा नहीं है। आखिर क्यों? जब जातियों का कहीं कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता, फिर जातियों की उत्पत्ति की बातें पूर्व काल में मिले अस्पष्ट समांतर शब्दों के आधार पर वर्तमान परिवेश के हमारे विद्वान लेखकों ने कैसे अपनी किताब में लिख दिए हैं? अगर लिख भी दिए हैं तो फिर उन नामों और जानकारी उन्हें देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखकगण इन काल्पनिक युगों रामायण महाभारत काल के नामों की चर्चा के बाद ज्ञात काल को छोड़ते हुए सीधे 800 ईस्वी के बाद या 1600 ईस्वी के बाद के काल में पहुंचकर किसी जगह उपयुक्त शब्द से तारतम्य मिलाते हुए जातियों का निर्माण कर देते हैं। क्या जातियों का निर्माण महज कुछ शब्दों और वाक्यों के जोड़ तोड़कर लिख देने से होता है या पीढ़ी दर पीढ़ी होती है? जितने भी हमारे बीच विद्वान लेखक महोदय हुए हैं, उन्होंने जिस किसी भी जाति की किताबों का लेखन या रचना किए हैं, उनमें वो लोग सामान्य तौर पर सर्वप्रथम हड़प्पा मोहनजोदड़ो का काल आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से भी पूर्व काल यानी किसी अज्ञात काल की चर्चा करते हुए सीधे मुगल काल 1526 ईस्वी के बाद पर आ जाते हैं, या अज्ञात काल की चर्चा करते हुए सीधे मौर्य काल 320 ईसा पूर्व और अंग्रेजी 1764 ईस्वी के बाद काल पर आ जाते हैं। लेकिन बीच के समस्त प्रमाणिक समय अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी के बीच के अर्थात 3700 वर्षों के काल को भूल जाते हैं या अंतर्धान होकर मौन साध लेते हैं। भारत में जातियों की उपस्थिति का प्रामाणिक अभिलेख 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी पाल वंश के बाद के समय से मिलना शुरू हो जाता है। जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते आया है,
इसमें प्रभावशाली, संपन्न और बुद्धिजीवी जातियों का प्रमाण मिलता है। इस काल 800 से 12 ईस्वी तक को राजपूत और ब्राह्मण काल भी कहते हैं। लेकिन जो जातियां मेहनत का हुआ करती थी, उनका प्रमाण और प्रसार अंधे कुफों में दब जाया करता था। इस कारण गरीब जातियों के अंदर जब कुछ लोग साधन संपन्न बन गए, तब प्रतिष्ठा पाने के लिए अपनी उत्पत्ति को काल्पनिक काल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसका आधार बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। मध्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बहुत से विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नज़दीक से देखा और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम किया। उनके यात्रा वृत्तांत में ज़्यादातर भारत की मुख्य जातियाँ राजपूत, सम्राट, ब्राह्मण, दरबारी, वैश्य, व्यापारी की चर्चा ही मिलती है, जबकि दूसरी जातियों की चर्चा बहुत ही कम मिलती है। भारत में खेतिहार समाज काफ़ी गरीब हुआ करता था, जिसका मुख्य कारण ये था कि यह समाज मुगल सम्राट से ज़्यादा उसके दरबारी, रियासतदार और जमींदार से परेशान और त्रस्त रहता था। राजधानी से ज़्यादा दूर होने की वजह से उनके भूक्षेत्र पर दरबारी, रियासतदार, जमींदार और तहसीलदारों का प्रभाव ज़्यादा रहता था और ये लोग किसानों से लगान के अलावा सामंतवादी प्रभुति का उपयोग करते हुए कृषक के घरों से या खेतों में पड़ी फसल को भी लूट लेते थे और उन्हें मानसिक, शारीरिक रूप से काफ़ी प्रताड़ना भी देते थे, जिसकी वजह से कृषक परिवार मानसिक रूप से परेशान रहा करता था। इस कारण किसानों की गृहस्थ जिंदगी काफ़ी दयनीय रहती थी। इनकी गृहस्थ जिंदगी में पहले बार तो इसके परिणाम स्वरूप वंश वृद्धि भी सही रूप से नहीं हो पाती थी और अगर वंश वृद्धि होती तो भी इनके बच्चे कुपोषण और भूखमरी का शिकार होकर काल के गाल में समा जाते थे। ये लोग रियासतदार और जमींदार के शोषण से उबकर अक्सर एक सीमा से दूसरी सीमा में पलायन करते रहते थे। इस कारण इसके घर भी स्थायी और पक्के ईंटों के नहीं होते थे। इनके घर मिट्टी और घास फूस के बने होते थे। अधिकार खेतिहार परिवार के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेहनत और मजदूरी हम लोग करते हैं और ये रियासतदार और जमींदार आता है और सब कुछ लूट के ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे खेतिहार परिवार जमींदारों के आतंक से जंगल में पलायन कर गए और बाद में जंगलों के अंदर ही जीविकोपार्जन का साधन खोज लिया और वहीं जीवन बिताने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ खेतिहार परिवार के लोग जमींदारों और रियासतदारों के आतंक से बचने के लिए उनके सिपाहियों के यहाँ घोड़ा की देखभाल या घरेलू कार्य या कृषि कार्य, बागवानी करने की नौकरी का काम भी करने लगे थे। देश में अंग्रेजी सरकार के आने के बाद से कृषक परिवारों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, लेकिन यह भी पूर्व के सभी दरबारी और रियासतदार बाधक बनकर खड़े हो गए, क्योंकि अब पूर्व के सभी दरबारी, जमींदार और रियासतदार लोग मुगलों को छोड़कर अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी में आ गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी किसान से लगान वसूल करने हेतु एक माध्यम चाहिए था। अतः मुगलों के अधीन कार्यरत पुराने सभी जमींदारों और रियासतदारों को पुनः अपने अधीन नियुक्त कर लिया, क्योंकि अंग्रेज मुगलों से ज़्यादा समझदार और व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले लोग थे। इसलिए पहले के मुगल शासन में लगान वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए या जमींदार आदि अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होता था या उसकी लापरवाही देखती या किसी भी प्रकार की लगान वसूल प्रक्रिया में कमी दिखाई तो उनकी जमींदारों की बचाई या नीलाम किया जाता था और उस नीलामी प्रक्रिया में इस इलाके के कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था। इसी वजह से बाद के समय में कुछ खेतिहार कृषक परिवार भी इस नई जमींदारी प्रक्रिया में भाग लेकर उस जमींदारी हिस्सा का कुछ भाग खरीदकर जमींदार बन जाता था। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार के ऊपर अन्य देशों का भी दबाव हमेशा बना रहता था कि भारत के सामाजिक और संस्कृति कुरीतियों को कम से कम किया जाए। इन दो वजहों से अंग्रेजी शासन काल में भारत में
कुछ आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत देखने को मिलती है। पहला तो एक ही कुछ किसान परिवार के लोग 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में मेहनत और बचत करते हुए अंग्रेजी सरकार के अंदर 1 आना से लेकर 16 आना उस जमाने की एक प्रकार की जमींदारी मापने का तरीका था। यहाँ तक कि जमींदारी भी खरीदी। इसके प्रमाण के रूप में देश के कुछ भागों में पुराने प्रतिष्ठित जमींदार परिवारों को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी सरकार को समाचार पत्र के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के दबाव में आकर नहीं चाहते हुए भी अपने अधीनस्थ दरबारियों और रियासतदारों के ऊपर कुछ बंदिशों लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से इन दरबारी और रियासतदारों ने अपनी स्वामी अंग्रेजी के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। इस सब तथ्यों की चर्चा करना मैंने इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मुगल काल के पूर्व समय तक कृषि कर्मी के अंदर आज के जैसा सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, परंतु मुगल काल और उसके बाद में कृषक समाज पर सामंतवादी जमींदार और रियासतदारों के घोर अत्याचार की वजह से कृषकों को एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ा, जिसका असर हर कृषक समूह पर पड़ा और अब कृषक जातीय समूह को नए जगहों पर उसके पुराने जगह में प्रचलित शब्दों से और जाति सूचक नामों के द्वारा संबोधित होना पड़ा और पीछे छोड़े हुए पुराने जातीय समूह से कटते जाना इनकी नियति बन गई, जिसकी परिणाम स्वरूप कृषक समाज प्रत्येक नए जगह पर नए नए नामों से संबोधित होता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब इस कृषक समाज की गिनती सैकड़ों उपजातियों के रूप में होने लगी। आशा करता हूँ पूरे वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।